अच्छा सर, इसमें एक मजहबी एंगल भी आ जाता है कि जी मस्जिद अक्सा की जो किबला अव्वल है हमारा, उसकी आज़ादी के लिए तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? और फिर ये बताइएगा कि इसराइल के लीडर तो 2 साल बाद, 4 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, 10 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो पैलेस्टीनियन जो लीडर्स हैं, जैसे यासर अरफात थे, ही डाइड इन हार्नेस। और अभी देखिए कि महमूद अब्बास जो है, ही इज 87 88, 1935 में उनकी पैदाइश है, नवंबर 1935। तो वो रिटायर होने का नाम नहीं लेते और दे बिकम रिच इन द प्रोसेस। इवन इस्माइल हानिया की खबरें आ रही हैं कि ही हैज बिकम अ मिलियनेयर। और ये भी खबरें हैं सर कि उनकी 3 बहनें जो हैं वो इजरायली सिटीजन हैं और उनके कुछ बच्चे जो हैं वो इजरायली मिलिट्री में भी सर्व कर चुके हैं। और उनके एक ब्रदर इन लॉ का इलाज इसराइल में हुआ। उनकी एक ग्रैंड डॉटर का इलाज इसराइल में हुआ। इस तरह से काफी सारे इस तरह की मिसालें भी मिल जाती हैं। तो क्या इस्माइल हानिया जैसे जो लोग हैं वो अगर पीसफुल अगर स्ट्रगल करें तो उसमें कोई चांसेस नहीं है कि ज्यादा आपको सपोर्ट मिले इंटरनेशनली? शकील, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इन इश्यूज को ला के हम पैलेस्टीनियन जो नेशनल राइट्स हैं या जो टू स्टेट सोल्यूशन है, इसके साथ हम क्यों इसे कंफ्यूज करें कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क से बाहर, किसी की भी मुल्क में, जिससे कि सारे इत्तेफाक नहीं करते, बट दे हैव टू पुट अप विथ इट। अब आप ले लें कि पुतिन जो है रूस में 4 साल के इलेक्शन पे आए थे, और वो इलेक्शन किस तरह करवाते हैं वो भी आपको पता है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक इन उगांडा, बट स्टिल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के उन्हें 20 साल से ऊपर हो गए और जाने का नाम नहीं लेते, ठीक है। इसी तरह की बात होती है कि जी पाकिस्तान में जो लोग पीटीआई के सपोर्टर हैं वो गाली गलौज करते हैं कि ये क्या अपना ये हेरिडेटरी होती है क़यादत पार्टीज के अंदर, पीपल्स पार्टी में, पीएमएलएन में, लाइक इट और नॉट, दैट इज द रियलिटी, एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। बहुत सारे मुल्कों में है जहाँ पे कि आपको पता है फैमिली डायनेस्टीज रूल करती हैं, और बहुत दूर तक है, इंडोनेशिया तक जाती है। तो इन चीज़ों के साथ हम ये जो हिस्टोरिकल जो इश्यूज हैं इसको कंफ्यूज हमें नहीं करना चाहिए। और जो करप्शन के एलिगेशन है, मुझे नहीं पता है कि कौन कितना करप्ट है। और ये जो आपने हानिया की बात की है, ये जिसकी भी की, लेकिन ये मुझे पता है कि नेतन्याहू के खिलाफ सीरियस और एलिगेशंस ऑफ करप्शन, एंड ही इज अबाउट टू बी प्रोसिक्यूटेड। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अपने आप को प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, टू सेव हिज ओन नेक, नेतन्याहू ने गैंग अप किया ये जो एक्सट्रीम राइट के जो 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 हैं, जो जूस हैं, उनके साथ करके। सो ही इज बीइंग गाइडेड in his policies by his desire to stay away from jail. This is the fact about Netanyahu. आपको पता है कि वहाँ पे लाखों लोग हफ्तों से बल्कि महीनों से मार्च कर रहे थे कि नेतन्याहू जो है वो जो अभी कर रहा था उसके खिलाफ। तो ये तो हमें पता है। अच्छा, पुतिन का पता है और रशियन ओलिगार्स का हमें पता है, ठीक है जी। अमेरिका में भी एलिगेशंस हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों को इसके साथ आप ये मिक्सअप न करें प्लीज। These are totally separate issues. The point is what the people of Gaza know is that Hamas is the only organization that provides them with basic facilities, and it's been doing it for a long time. ठीक है, they have their own ulterior motives कि अपना support build up करने के लिए, वो जो भी हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी issues जो हैं, these are for the people to deal with, and I find it terrible कि Mahmoud Abbas should stay on in power after the expiry of his 4-year term in, I think, 2006. And then there's a lot of corruption in the PLA authority, but that corruption is encouraged by Israel because that's the way it distributes the money. और आप अगर मुझसे पूछें, ये तो मैं काफ़ी अरसे से लोगों से कहता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन है, और इजराइल को ये ऐसा कॉर्नर करेगा कि उसे समझ नहीं आए कि वो क्या करे। वो ये कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो डिक्लेयर करे कि हमारे पास पावर ही कोई नहीं है, वी आर लाइक ए म्यूनिसिपैलिटी, सो वी आर डिसबैंडिंग द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। Israel controls everything here anyway, from security to tax to everything, and they should take over. And let's see how Israel runs an apartheid state. अच्छा, इसकी तो बात ही नहीं आई, and I'm glad that I remembered this. कि do you think that we can have
in the 21st century, a state run along apartheid lines. There's total apartheid in Israel. Okay, there's one set of laws for the Jews. There's another set of laws for the occupied territories. ये मैं नहीं, ये इजराइल के जितने लिबरल्स हैं वो कह चुके हैं. आप मेरे ख्याल में जानते होंगे, गिडियोन लेवी को जानते होंगे, उरी अवनेरी था इसके पहले, उसे जानते होंगे. तो ये सारी बातें जो है, these are the significant issues. The significant issue now is not कि Haniyeh is corrupt or not, but we do know that there are serious allegations of corruption against Netanyahu, but that is beside the point. Again, that is beside the point. The point now is कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और जिस तरह की लैंग्वेज इजराइल में इस्तेमाल हो रही है, इट इज आई मीन मुझे तो हैरानगी होती है कि इजराइल में जो लैंग्वेज के ये कहा जा रहा है कि अरब सिर्फ ताकत की जुबान समझता है. एक ने कहा है कि ये गजा जो है और छोटा कर दो, इसलिए कि अरब को जितनी तकलीफ होती है जमीन के खोने से, उतनी उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होती है, जैसे कि अरब को ही सिर्फ ये तकलीफ होती है और किसी को नहीं होती है. एक 94 ईयर ओल्ड एक इजरायली कह रहा है कि उसके वर्ड्स मुझे भूल गए तकरीबन, कि गो एंड जस्ट किल देम, इवन देयर चिल्ड्रन, दे डोंट डिजर्व टू लिव. और मतलब कि मॉन्स्टर्स कितने मरे थे उस दिन? 1300 के मरने पे वो जो जेल से मारने वाले कौन थे? वो गजा जो जेल है वहां से निकल के उन्होंने, वो थोड़ा टाइम था एंड दे हैड टू शो व्हाट दे कैन डू, दैट्स व्हाट दे डिड. ठीक है ना? तो वो ह्यूमन मॉन्स्टर्स बन गए. अच्छा, एक चीज और आपको बताता चलूं, जो म्यूजिक फेस्टिवल की बात हो रही थी, जहाँ पे कि बड़े मासूम जो है म्यूजिक फेस्टिवल में वो बेचारे हिस्सा ले रहे थे और उन्हें मार दिए गए. बड़ा अफसोस की बात है, मरना नहीं चाहिए इस तरह किसी को भी. लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था वो गजा के बॉर्डर से 10 किलोमीटर है. यानी कि वहां पे जो उस म्यूजिक फेस्टिवल में जो म्यूजिक बज रही होगी, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है सारा, उसकी आवाज उस जेल खाने में जा रही होगी जो 10 किलोमीटर के दूर पे वहां पे है, जो जेल खाने में बंद है, न कहीं जा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं. और उस जेल खाने में जो है, आपको पता है कि उसमें 90% जो आबादी है, इनके अब्बा या इनके नाना या इनके दादा इजराइल से निकाले गए थे. बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन हमास वालों ने निकल के वो अटैक किया, पता नहीं जो जो जो, जो करीबी गांव था, अशदोद या अश्केलोन या कोई इनमें से कोई, तो उसमें कहा कि उसमें जो 70% जो थे जो हमास वाले, they were the children of those who had lived in that village. It used to be called Uj, जो अरबी नाम था उसका, वहां से निकाले गए थे. So they are living in that jail from where they can see कि ये हमारा गांव था, इसके आगे न फलां का गांव था, और इनके 10 किलोमीटर के ऊपर न खूब न म्यूजिक के साथ यंग लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें कि न सिर्फ कि इजराइल के जूज, सारे दुनिया के जूज आ रहे हैं. बड़े लवली लाइफ just across there. People are living in the jail that's called Gaza. These are the facts that matter, and these are the facts that will impact the immediate future. गजा का एक बॉर्डर जो इजिप्ट के साथ लगता है, तो वो इजिप्ट ने क्यों बंद कर रखा है? जी, वो बंद क्यों कर रखा है? उन्होंने क्यों बंद कर दिया? इसराइल ने तो चले वो अपने तौर पे कर दिया. तो दूसरा सर, एक मिनट सर, दूसरा जो है कि बहुत सारे इसराइली, बहुत सारे यहूदी जो हैं वो पैलेस्टीनियंस के साथ सिंपैथी भी रखते हैं. वहां पे एक बहुत बड़ा अखबार है, हारीट्स, HAARETZ, दैट मीन द लैंड. वो जो है पूरी दुनिया में एंटी इजराइल जो लोग हैं वो उसको एक्सटेंसिवली कोट करते हैं. पे पीस नाउ एक ग्रुप था इसराइल में, इस तरह के लोग. और आज भी इन हालात में भी अमेरिका में एक जुलूस यहूदियों ने निकाला, उन्होंने कहा नॉट इन आवर नेम, नॉट इन माय नेम. तो इस तरह के जो आपको सपोर्ट करने वाले यहूदी हैं, नोम चॉम्स्की को देख लें. नोम चॉम्स्की इज अ वेल नोन जूइश स्कॉलर, वो इजराइल का बहुत बड़ा क्रिटिक है. तो इस तरह की जो ओपिनियन है इजराइल के अंदर और यहूदियों के अंदर, बाकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप छोड़ भी दें, तो क्या उसको आप एलियनेट नहीं करते इस तरह के हमले करके और इस तरह की रेटरिक यूज करके कि हम तो इजराइल को गर्क करना चाहते हैं, हम तो इसको तबाह करना चाहते हैं, उसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है? अगर आप एक मॉडरेट पॉलिसी लें और पूरी दुनिया में जो आपके इत्तेहादी हैं, जो मॉडरेट्स हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, उनकी सपोर्ट लें, कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? अब देखिए, अब
किसकी बात कर रहे हैं? देखें ना, ये हमास इज नॉट पैलेस्टाइन, हानिया इज नॉट द पैलेस्टीनियन पीपल, ठीक है? वहां पे तो ये बरगूदी भी है, एक बारगूती तो अपने जेल के अंदर बंद है, अपने 20 साल उसको जेल हुआ है, दूसरा बारगूती है, ठीक है? फिर ये मरवान बिशारा है जिसका भाई आजमी बिशारा वो खड़ा भी हुआ था वहां पे इलेक्शन के लिए। तो ये तो सारे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई एक मोनोलिथिक कोई थोड़ी है वहां पे पैलेस्टीनियन पोजीशन की आप उसकी बात कर रहे हैं कि एक बैठ के एक कमेटी जो है वो डिसाइड करे, इस तरह तो नहीं होता ना। और न ये होगा कि वो अपनी जो पॉलिसी बनाए वो ये सोचकर बनाए कि जिसका इम्पैक्ट जो हारिस का जो एडिटोरियल है उसके ऊपर क्या होगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और आपने जो बात की हारिस की, मैं तो उसका जो एक एडिटोरियल बोर्ड का बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है उसका मैं आपसे नाम भी ले चुका हूँ, वो गिडियन लेवी है, आजकल भी लिख रहा है, लेकिन ही हैज नॉट चेंज्ड हिज पोजीशन। ही हैज कंडेम्ड द बारबरिक अटैक ऑफ हमास एज एवरीबडी शुड, आई डू एज वेल। लेकिन like he does, I am trying to explain to you the historical context, ठीक है? वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वो भी बता रहा है, मैं भी बता रहा हूँ। और ये जो पीस नाउ है जिसका के बहुत मशहूर वो था उरी आबनेरी, उसने तो जंग में भी हिस्सा लिया था 1948 की, वो भी यही कहता था जो हक की बात करने वाले तो हक की बात हमेशा करते हैं। जैसे पाकिस्तान में आसमा जहांगीर थी, इंडिया में है अरुंधति राय, आप पसंद करें ना करें, अमेरिका में है वो अपना चोम्स्की, पाकिस्तान में परवेज हुसैन, ये लोग हमेशा हक की बात करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे किसी के साथ हो। तो दैट इज द फैक्ट, दैट इज एज इट शुड बी। एंड आई एम अ प्राउड लिबरल माई सेल्फ एंड ऑल दिस पीपल आपने जिनका नाम लिया सारे लिबरल हैं, ठीक है? लेकिन पिछले दिनों ये हो रहा था कि काफ़ी लिबरल्स को मैंने महसूस किया कि वो बड़े इंक्लाइन थे उस इजराइल की तरफ जिसकी पॉलिसीज आजकल बना रहे थे नेतन्याहू और उसके एक्सट्रीमिस्ट जो एलाइज थे, जिसमें के सिक्योरिटी मिनिस्टर ग्वीर। और क्यों? क्योंकि एक एंटीपैथी थी हमास के साथ, क्योंकि हमास एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज ट्रू। लेकिन दिस इज नॉट एज इट शुड बी, वन हैज टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? आई शुड नॉट बी गाइडेड बाय माय हेट्रेड ऑफ हमास or my hatred of Netanyahu or anything. I should be guided by the facts on the ground. अच्छा, अब आपने एक और बात पूछी थी, वो देखें भूल गया, हाँ, कि इजिप्ट ने क्यों किया हुआ ब्लॉकेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके? मेरे ख्याल में गजा से निकलने के जो हैं 11 या 12 पॉइंट्स हैं, 10 तो इसराइल के साथ हैं और एक है रफा जो सानाई में खुलता है जो इजिप्ट के साथ। अच्छा, इसलिए बंद है कि जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इजिप्ट में थ्रू आउट देयर वाज अ ट्रिमेंडस सप्रेशन ऑफ द इख्वानुल मुस्लिमीन, जो इस्लामिक ब्रदरहुड। ये सिर्फ एक थोड़ा सा फेज आया था जब अभी अरब स्प्रिंग आई थी, जिसमें कि इनके ऊपर से पाबंदी हटी थी। जो पहला इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इजिप्ट में, वो ये जीत गए थे इस्लामिक ब्रदरहुड और मोर्सी बना था वहां का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम ही वाज डिस्पैच्ड टू द जेल। उसी मोर्सी ने सीसी को बनाया था आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, हु पुट हिम इन जेल एंड ही डाइड इन जेल। तो अच्छा, अब इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज नॉट अ कंट्री दैट इज रन फॉर इजिप्शियंस। इजिप्ट इज रूल्ड बाय अ क्लिक डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री, और उन्हें चाहिए होते हैं डॉलर्स, उन्हें चाहिए होते हैं F-16, उन्हें चाहिए होते हैं टैंक्स, और ये इजराइल को सिक्योरिटी देने के लिए अमेरिका उन्हें देता है। दे रिसीव ह्यूज ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ इक्विपमेंट एंड मनी फ्रॉम अमेरिका इन ऑर्डर टू गारंटी दैट दे विल कीप पीस विथ इजराइल। एंड पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन इज के जो चेक पॉइंट है इजिप्ट के साथ, वो खुलेगा या बंद होगा, दैट इज डिसाइडेड विद द एक्विजिशन और विद द कंसेंट ऑफ इजराइल। तो ये उसको बंद रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो इजिप्ट ने जो स्टैंड लिया है उसकी क्रॉसिंग पे, ये अच्छा स्टैंड लिया है, एंड आई थिंक इट इज नॉट व्हाट द इजराइलीज वांट। इसलिए कि जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड बीइंग व्हाट इट इज, इवन इजिप्ट इज टेकिंग ए स्टैंड। और वो ये है, अभी जो कोशिश है इजराइल की वो ये कि इजिप्ट ये खोल दे और ये सारे जो गाजा के लोग हैं वहाँ से निकल के भागे, इजिप्ट में आ जाएं या अपना इसमें सानाई में चले जाएं, और वो आके उसका सफाया कर दे पूरे गजा का, वहाँ पे कब्जा कर ले और ये सेकेंड नकबा हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्रिवेंटिंग। वो कह रहा है कि ये हम खोलेंगे सिर्फ इसलिए कि यहाँ से
इंटरनेशनल एड अंदर जाएगी और वहां से जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो निकलेंगे. No Gazans will be allowed to come, and this is a good decision. There will be human suffering, लेकिन शकील, unfortunately it is the people's fate everywhere कि सफरिंग आती है. ठीक है, जलजला आ जाए तो सफरिंग आती है, सुनामी आ जाए तो सफरिंग आती है, कोविड आई सफरिंग आ गई, तो सफरिंग इज ऑलवेज देयर. ठीक है, तो ये सुनने में बड़ा तकलीफदेह है और है भी तकलीफदेह कि हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हो जाए, लोग मर जाएं, या you have to ask yourself whether one prefers a slow death or a sudden death and all that kind of stuff. I hope none of us have to face this, but the point is that we are in a situation where there is no good outcome. अच्छा सर, आपने सर नेतन्याहू की बात की बार कि उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन सर ये भी आप क्रेडिट देंगे ना कि उस स्टेट को जो उसको प्रोसिक्यूट भी कर रही है, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको कोई प्रोसिक्यूट नहीं करता, जितने मर्जी पैसे वो इकट्ठे कर लें उनके जो लीडर्स हैं. और सर दूसरी बात ये है कि क्या अहूद बराक में और नेतन्याहू में कोई फर्क था? क्या हमें फर्क करना चाहिए? और हमास को क्या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं खुद एडमायर करता हूँ इजरायली डेमोक्रेसी को. ठीक है, बट इजरायली डेमोक्रेसी इज बीइंग अंडरमाइंड बाय द करंट रिजीम ऑफ इजराइल. ठीक है, आपको पता है कि वो इजराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, and much of what happens is supervised by the High Court of Israel. और उस हाई कोर्ट को अंडरमाइन करने में अभी लगा हुआ था नेतन्याहू, which would have reduced Israel to a unitary state dominated by one faction or one party. ठीक है जी, तो ये तो फैक्ट. अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो आप ये जो बता रहे हैं ना डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, इसका रीजनल भी एक होता है एक इक्वेशन. इजराइल की जो आबादी है और अभी तक जो इजराइल की जो रूलिंग एलीट थी, जो उसके फाउंडिंग फादर्स थे और उसके बाद से जो कई डेकेड्स तक इजराइल को जो कंट्रोल कर रहे थे, राइट अंटिल अबाउट 20 years ago लेट्स से, ये सारी थे ये जो अश्केनाजी जूस जो यूरोप से आए थे, पोलैंड से और मुख्तलिफ जगहों से. तो इनके अंदर एक ट्रेडिशन था, यूरोपियन ट्रेडिशन, विच इज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. ये लेकर आए थे, सेकुलर लोग थे, इसको चला रहे थे. लेकिन इसके बरक्स जो पैलेस्टाइन है, इट हैज बीन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी और डोमिनेटेड बाय sheikhs and kings and tribal leaders and all that, जिसका के एक बहुत अच्छा मुजाहरा या बुरा मुजाहरा आप उसको जो भी कहें, जो अमेरिका ने देखा कि इराक में कि वो इतनी फौजें लगा के भी वो जो उसकी जो पैट्रियार्कल एक सोसाइटी थी, जो ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी, उसके एटीट्यूड्स में चेंज लाने में नाकाम रहा. तो ये सारी बड़ी मतलब आपने जो कहा ना करप्शन की बात, ये डेमोक्रेसी की बात, दिस वुड बी लाइक कंपेयरिंग oranges with apples. The point is that yes, there is no democracy in any Arab country. ठीक है, there is no democracy in many other parts of the world. In Africa, there is hardly any democracy. It's not a Muslim attribute or an Islamic attribute. It has to do with regions. It has to do with areas. अच्छा, उसके आगे आपने कहा एहूद बराक और नेतन्याहू की बात. आपके सवाल का जो थ्रस्ट है वो मैंने समझा नहीं कि उसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं. मतलब उनकी जो अप्रोच थी और यानी अहूद बराक की जो अप्रोच थी और नेतन्याहू की अप्रोच में कुछ फर्क है, या अहूद बराक को कुछ क्रेडिट हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और सर एक शख्सियत का हमने तज़किरा नहीं किया जो मुफ्ती थे, जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती आजम अमीन अल हुसैनी. तो उनके बारे में कहा जाता है कि ही कोलैबोरेटेड बोथ विद मसोलिनी एंड हिटलर, और जर्मनी वो गए भी थे, हिटलर से मिले भी. बहुत सारी उनकी कहानियां हैं कि वो यहूदियों के बड़े दुश्मन थे और वो कहते यहूदियों को मारना चाहिए जहां भी नजर आए. तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? I would have been surprised if you did not bring up that name. शकील इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर हैं, अभी तक बहुत ही हाईली रिगार्डेड, यू नो हिम, बंगाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस. कांग्रेस के लीडर थे, बल्कि मेरे ख्याल 2 टर्म तक वो कांग्रेस के लीडर थे. उसके बाद अलग हो गए और अपनी पार्टी बनाए. एंड हु डिड ही कोलैबोरेट विद?
And where did he die? He collaborated with the Nazis and the Japanese. ठीक है, वो nobody तो talks कहते हैं ना about कि वो जो है उसमें कोई जहाज में वो क्रैश वो में तो मारे गए थे। वो लेकिन तो वो तो क्या आपने उन्होंने सर, क्या डिड ही हैव अ हेट्रेड ऑफ जूस? why are we talking about Jews here? I mean, बिकॉज here the अमीन अल here the हुसैनी point की, is नहीं मैं नहीं अमीन अल हुसैनी की जो कोलैबोरेशन थी ना, उसका नहीं फोकस और एम जो था ना, वो एंटी हाँ जूइश था। और इनकी जो नेताजी के जो था, एक तो वो मेरा नहीं ख्याल कि 2 टर्म्स तक बने थे, कुछ अरसा के लिए बने थे सदर। तो उनका था कि जी मैं इंडिया को आजाद कराना चाहता हूं, एंड मेनी पीपल क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट, कि उसको एग्जैक्टली कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए था नाज़ीज़ के साथ। सुन इंडिया में अभी भी वो नेशनल हीरो हैं, ठीक है। अभी इंडिया में जो लोग गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी नेताजी की अपना बड़ी रिगार्ड करते हैं। तो बात ये है कि और हुसैनी का भी उसमें क्या कंसर्न था? हुसैनी का कंसर्न ये था कि he could see the Jewish influx from Europe into Palestine, and the future looked not very bright for the Palestinians of Palestine. तो उस कॉन्टेक्स्ट में my enemy's enemy is my friend, तो उसमें अगर उन्होंने कोलैबोरेट किया तो ऐसी सुने इन रिट्रोस्पेक्ट तो उसमें आप चले जाएं कि वो अपीजमेंट क्या था। ये जो स्टालिन और ये रोबेंट्रॉप जो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टालिन, ही साइन एन एग्रीमेंट विथ हिटलर्स गवर्नमेंट टू पार्टीशन पोलैंड। उस तरह अगर जाएंगे तो बड़ी सारी उसके अंदर बातें खुलेंगी, ठीक है। और किसने अपीज किया था हिटलर को? ब्रिटिश और फ्रेंच ने किया था ना, डेलाडियर और चैम्बरलैन, इन्होंने किया था। तो शकील साहब इस तरह एक इशू को उठा के हुसैनी का इशू जो है कॉन्स्टेंटली रेफर्ड टू कि हुसैनी ने अगर वो कर लिया तो क्या गजब हो गया। उसने क्या कर लिया? उसने क्या पार्टीशन करवा लिया? पार्टीशन को रुकवा दिया? कुछ नहीं किया उसने। ही हैड होप्ड दैट बिकॉज Hitler was against the Jews, and the Jews, from his point of view, were going to be a problem for the Palestinians. तो किया उसने, इंडिया में नेताजी ने किया, बहुत ही ओपनली किया, एंड एवरीवन नोज इट, ठीक है। ही वेंट टू जर्मनी, ही वाज देयर फॉर अ व्हाइल। तो इस तरह से इसको कंफ्यूज ना करें प्लीज, ठीक है। और अच्छा सर, ये हाँ जी अच्छा सर, अमीन अल हुसैनी साहब का जो था ना, वो उसमें फर्क है। वो जो जूइश एक्सोडस हो रहा था यूरोप से, वो हिटलर की वजह से हो रहा था, वरना तो थियोडोर हर्जल ने उससे 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ज़ायनिज्म का नजरिया दिया था। यूरोपियन में वो नजरिया पॉपुलर नहीं हुआ। वो नजरिया पॉपुलर ही उस वजह से हुआ कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जुल्म सितम शुरू कर दिया। तो आप उस बंदे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो उस एक्सोडस को फैसिलिटेट कर रहा है। उसकी वजह से यहूदियों में ये ट्रेंड पैदा हुआ कि हम पैलेस्टाइन जाएंगे। चले, उसने हुसैनी की गलती थी तो उसकी प्राइस क्या फॉरएवर ये फलस्तीनी देते रहेंगे? आप कैसी बात कर रहे हो शकील साहब? सुने बात, the fact of the matter is कि anti-Semitism is much more deeply rooted in the Christian world than it is in the Islamic world. इस्लामिक वर्ल्ड में तो ये 1948 के बाद से आया। इस्लामिक वर्ल्ड में जो हेट्रेड फॉर द जूज, ये तो बहुत ही, ये तो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का फेनोमेनन है। लेकिन आप जाएं एंटीसेमाइटिज्म तो ये डीपली रूटेड है इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। ये जो क्या प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन, इट वाज नॉट क्रिएटेड इन द अरब वर्ल्ड। ये अपना रशा में आया था, ठीक है। जो होलोकॉस्ट हुआ था वो अरब वर्ल्ड में नहीं हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये जो सारे जो पोग्रोम्स होते थे, द वर्ड पोग्रोम इट इमर्जेस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये सारे वहां पे होते थे। दे कुड नॉट, दे कुड ओनली लिव इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस। ये तो सारी देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटीसेमाइटिज्म इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। आपको पता है ये, आप जरा ये बताएं मुझे, आपको पता है कि 1939 में एक शिप लोड 900 उसके अंदर यहूदी थे, 937 टोटल पैसेंजर्स थे, 900 उसके अंदर यहूदी थे, हु वे फ्लीइंग फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम परसिक्यूशन 1939। MV सेंट लुइस उसका नाम था, समुद्री जहाज का। वो जनाब वहां से यूरोप से चलता है, ये जर्मनी से चलता है, ऑफ कोर्स कांट स्टॉप एनीवेयर इन यूरोप, दे हैड एब्सोल्युटली नो चांस, सो दे टुक द बेस्ट ऑप्शन। वो क्यूबा में आता है जहाज। क्यूबा ने उन्हें नहीं उतरने दिया, फौजी अंदर भेज दिए कि कोई नहीं उतरेगा। तो फिर वहां से वो चल के आए मियामी फ्लोरिडा, जो कि 90 मील है वहां से क्यूबा से। अमेरिकन इमिग्रेशन ने कहा नहीं जी, आप में से यहाँ पे कोई नहीं उतर सकता।
उन्होंने एक टेक्निकल इशू बनाया, उन्हें पता था कि दे आर फ्लीइंग, दिस इज 1939, हिटलर हैड कम टू पावर इन 1933, ठीक है। इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ सारी हरकतें, हॉलोकॉस्ट अभी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन सारी जो ऑप्रेसिव जो रूल्स थे वो आ गए थे। तो वो वहां से बच के निकले और अमेरिका में उसको लैंडिंग करने नहीं दिया गया, कहा गया कि जी आपका जो ओरिजिनल आइटनरी था उसमें अमेरिका नहीं था, तो चले यहाँ से। उन्होंने कनाडा की कोशिश की, कनाडा में उसे नहीं रुकने दिया गया, वापस गया जर्मनी, और उसमें से जो 900 जो यहूदी थे उसमें से काफी जो है हॉलोकॉस्ट में मारे गए। सो दिस इज यूरोप एंड क्रिश्चियनिटी फॉर यू, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स। तो ये सारी बातें कोई नहीं करता। आप एक हुसैनी साहब को आप लेके लगे हुए हैं, आप ये बॉस की भी बात नहीं करेंगे, नहीं इस जहाज की बात करेंगे आप हुसैनी की। जी दिस सर, इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एंड द सर वर्ल्ड। जी बोलिए। मैं गुजारिश करूं सर, हमारे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो एंटी जूइश जस्टिफिकेशन के लिए वो कुरान को कोट करते हैं, अहादीस को कोट करते हैं। ये 1948 में इशू पैदा नहीं हुआ, उससे बहुत पुराना है। और सर आपने ये जो कहा ना, एल्डर्स, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन, वेस्टर्न वर्ल्ड ने 1921 में टाइम जो है लंदन का, जो द टाइम्स ऑफ लंदन है, उसने 1921 में एक्सपोजे दिया था कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट है। लेकिन रॉबर्ट फिस्क को आप पढ़ लीजिए, वो ये कहता है कि आज भी अरब मुल्कों में इसको एक सेक्रेड, एक गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पे लिया जाता है। और इजिप्ट में तो कोई इस पे फिल्म भी बनी, कोई ड्रामा भी बना। तो सर वेस्ट वालों को एहसास हुआ कि इससे हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, वो तौबा ताइब हो गए। लेकिन हमारे यहाँ सर ये बहुत चल रहा है और बहुत विशिष्ट किस्म का है। ये तो आपका डोंट मेक लाइट ऑफ इट प्लीज। नहीं, आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द पर्सपेक्टिव। वो ये है कि ये दिस हैज ओरिजिनेटेड इन यूरोप अमंग्स क्रिश्चियंस, it has now taken root amongst Muslims, but it has taken root amongst Muslims in the context of the Nakba and the partition of Palestine, and then the wars inflicted on the Arab world, and the issues that have been arising since, ठीक है, and the treatment of the Palestinians in Israel, in the occupied territories, in Gaza. This is, सुने, दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी राइट माइंडेड आजकल नहीं है जो कि आप अगर पिछले 20 साल में आप चले जाएं, ये जो नॉर्वेजियन डॉक्टर्स और ये जो सारे जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो गजा में काम करते हैं, ये दे क्राई एट व्हाट दे सी इज हैपनिंग टू गजा, ठीक है। सो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें के अरब वर्ल्ड में एंटी-सेमिटिज्म इज टेकिंग रूट। लेकिन आप दूसरी तरफ का आप हुबीज देखिए। सुने, मैं आई फील अशेम्ड टू से कि, और मुझे बड़ा अफसोस आता है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इजराइल में आई डोंट थिंक देयर इज मोर देन 2% ऑफ पीपल जिसको कि आप ये मासूम कह सकते हैं, जो वहाँ पे 98% ऑफ द पीपल आर नाउ फुल ऑफ हेट्रेड फॉर द पैलेस्टीनियंस, इन पर्टिकुलर फॉर द अरब्स इन जनरल। और वो ये कहते हैं कि दे डिजर्व टू लिव लाइक दिस, और इनके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए हमें। अच्छा सर, जो हिस्ट्री में है, आपको बनु कुरैजा का वाकया याद होगा। तो हमारे जो उलमा हैं, जो हमारे रिलीजियस लोग हैं, वो तो एंटी सेमिटिज्म, एंटी जूइश जो है ना एटीट्यूड, वो बहुत पीछे देखते हैं। तो बहरहाल, तो आई थिंक वी हैड अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। तो लेट्स होप कि इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल आएं, और दोनों जो कम्युनिटीज हैं, दोनों एंटिटीज हैं, वो अपना क्रिटिकल जायजा भी लें। सेल्फ क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से मेरे ख्याल में जरूरी है, ताकि खित्ते के जो अवाम हैं वो अमन और आराम से रहें और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखें, एक दूसरे की तबाही का ना सोचें। बड़ी अफसोस की बात है शकील के तकरीबन हर मजहब के लोग कहते हैं कि मजाहिब जो हैं दोस्ती के लिए और भाईचारे के लिए आए हैं और इसी की बात करते हैं, बट द रियलिटी इज टोटली टू द कॉन्ट्रेरी। जहाँ पे भी मजहब लाया गया सियासत में, पहले क्रिश्चियन वर्ल्ड में आया, फिर उसके बाद से मुसलमानों में आया, अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आ रहा है, इजराइल में आ रहा है। सारी सोसाइटीज को ये डिस्ट्रॉय कर चुका है, या कर रहा है, या डैमेज कर चुका है। वेस्ट इज व्हाट इट इज बिकॉज इन्होंने रिलीजन को बैक बर्नर पे डाला हुआ है और कहा कि रिलीजन को हम सियासत में हम नहीं डालते हैं। और आप अगर लिस्ट देख लें उन कंट्रीज की कि विच आर द बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन, ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, जहाँ पे रिलीजन का कोई रोल नहीं होता स्टेट में या पॉलिटिक्स में, यही अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट रादर देन गेटिंग लेस, इट इज गेटिंग मोर इन
इवन दो सोसाइटी जहाँ पे कि ये कम था। इवन अमेरिका में आप देखें कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी ने किस तरह से वहाँ पे उनको डैमेज कर रही है, उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। जी, जी इकबाल का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फेसबुक पे किसी ने लिखा कि भाई इससे बड़ा झूठ और कोई मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सही। 47 में जो हमने देखा, जो कत्लेआम देखा, उसका क्या थी? मजहब नहीं था तो और क्या थी वजह उसकी? इट वाज रिलीजियस हेट। इससे मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस और ऐड कर दूं कि मैं बड़ा हैरान होता हूं उन पाकिस्तानियों पे जिन्हें बड़ी हमदर्दी होती है उन फलस्तीनियों पे जो अपने गांव से वो निकाले गए, भगाए गए, जो कि अपना नकबा की हो रही बात, और मुझे हमदर्दी है, ठीक है, नकबा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी पाकिस्तान के पंजाब से जिस तरह से सिखों को और हिंदुओं को निकाला गया था, they completely are oblivious to this fact that the Hindus and the Punjabis and the Sikhs of what is now Pakistani Punjab were pushed out, some of them while they were eating their dinner or lunch, ठीक है, अभी जान बचा के भागने पे मजबूर किए गए। इनका किसी को ख्याल भी नहीं आता। बात करते हैं कि फलस्तीन को, ये फलस्तीनियों को उनकी जमीन से निकाला गया, वो भी गलत था और ये भी गलत है। और सर ये भी हमारे यहाँ एतराफ नहीं किया जाता, हिस्ट्री जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाती कि 47 के जो फसादात थे पंजाब के, उनका आगाज जो था वो रावलपिंडी से हुआ और एक बहुत ही भयानक वाकया जो था वो कहूटा में हुआ। और फ्रीडम एट मिडनाइट में देख लीजिए, वो किसी इंडियन ने नहीं लिखी, एक अमेरिकी था, एक फ्रेंच था, कि कहूटा में बाहर के आए हुए लोगों ने हमला किया और सब हिंदुओं और सिखों को एक हवेली में बंद कर दिया और उनको आग लगा दी। दे वर बर्न्ड अलाइव। ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है। और पाकिस्तान में कोई बंदा भी इससे वाकिफ नहीं है और सारे ही डिनायल में रहते हैं, कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ हिंदुओं और सिखों ने किया था और ईस्ट पंजाब में किया था, हमने यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने एक रिटायर्ड एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे देखो ना, हमने अगर 10 मारे उनके तो उन्होंने हमारे 20 क्यों मारे? मैंने कहा सर 10 मारते वक्त आपको सोचना चाहिए था ना कि आपके 20 भी मर सकते हैं। तो सर इस तरह की लॉजिक हमारे एम्बेसडर्स देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you for having me. It was I think, a good discussion we had. We Yes. Didn't agree on everything as we should Yes. not, but I'm thankful. Yeah. Sir, it is disagreement that makes this world an interesting place. Otherwise, it will Absolutely. become a very boring place. और किसी ने कहा था कि if everybody, if all the people were on one platform, the world will collapse on one side. Okay, interesting. जी. चलें सर, thank you again. Thank you.